topic, that is respiration of human being. Before this video, I was told you the respiration of human, and let us talk about respiration of human body. Okay. Let us talk about respiration in human being. देखो, जैसे हम लोग रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं श्वसन। अब इसके केस में यदि हम बात करें तो नॉर्मली जब हम लोग कोई भी बुक देखते हैं, सपोज दैट हम लोग एनसीईआरटी का बुक देखते हैं, तो उसमें इसके फर्स्ट पेज पर आता है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन, फर्स्ट इज एरोबिक एंड सेकंड इज एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो क्या होता है, वो रेस्पिरेशन का वो प्रोसेस जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, तो वो हमारा प्रोसेस कहलाता है एरोबिक। और एनारोबिक की बात करें तो दैट प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन अब्सेंस होता है ना, वो हमारा कहलाता है एनारोबिक। लेकिन हम लोग यदि अपने आसपास में देखें तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं होता है जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करता है, एक्सेप्ट प्लांट्स। कोई भी एनिमल्स इंक्लूडेड ह्यूमन बीइंग या जो हमारे आसपास में जितने भी एनिमल्स मिलते हैं, वो सभी के सभी दोनों तरीके का प्रोसेस करते हैं। लेकिन यदि हम बात करें किसी भी एनिमल्स में, तो वहाँ पे एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रोसेस का एक साथ होते हैं। कैसे होते हैं, तो उसके लिए हम लोग देखो सिंपल से बात करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। यदि ह्यूमंस में हम लोग रेस्पिरेशन के पूरे प्रोसेस को स्टडी कर लेते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे हम लोग जितने भी एनिमल्स हैं उन सब में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो यदि हम बात करें ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में देखो जो रेस्पिरेशन होता है, वो रेस्पिरेशन को हम लोग मेनली जो है 4 स्टेप्स में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेप देखो हमारा कहलाता है एक्सटर्नल ब्रीथिंग। एक्सटर्नल। सेकंड क्या है, सेकंड वो हमारा कहलाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। थर्ड जो हमारा प्रोसेस है वो हमारा कहलाता है सर्कुलेशन ऑफ गैसेस। एंड लास्ट फोर्थ वो हमारा कहलाता है इंटरनल रेस्पिरेशन, या इसको हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ये हमारा 4 टॉपिक्स है। लेकिन इनसे पहले हम बात करें कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन क्या, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इसका डेफिनेशन जब हम देंगे तो क्या होगा, इट इज अ प्रोसेस वेयर a living organism make and utilize एनर्जी। मतलब क्या है कि ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एनर्जी को बनाता है और उसको यूटिलाइज करता है। तो ये हमारा प्रोसेस था रेस्पिरेशन का, और ये इसके 4 प्रोसेस है। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हमारे एक्सटर्नल ब्रीथिंग। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारा जो पहला प्रोसेस है एक्सटर्नल ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब देखो क्या होता है कि हम लोग एटमॉस्फेयर से जो भी गैसेस इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, वो प्रोसेस हमारा ब्रीथिंग कहलाता है, नॉर्मल ब्रीथिंग का प्रोसेस। अब इसमें देखो क्या करते हैं कि जैसे ही हम लोग एटमॉस्फेयर से गैस इन करते हैं, यानी इनहेल करते हैं, उस केस में क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो नोज है वो नोज यहाँ पे काम करता है। इसके हम बात करें कि इसकी पाथ की, ठीक है। तो नोज से जो गैसेस होते हैं एटमॉस्फेयर से वो अंदर की तरफ जाते हैं। नोज के बाद नसल कैविटी होता है। और नसल कैविटी क्या होता है कि हमारे नाक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है, उस म्यूकस से हमेशा म्यूकस निकलता रहता है। नसल कैविटी जो होता है उसमें मेनली होता क्या होता है, हेयर्स, ठीक है। हमारे जो हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं वो, और इसके साथ में हमारा होता है नसल कैविटी होता है म्यूकस मेम्ब्रेन,
मेम्ब्रेन। अब देखो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है इससे म्यूकस रिलीज होता है ना। म्यूकस जो होता है वो क्या करता है, इन दोनों का काम होता है। देखो क्योंकि हम लोग एटमॉस्फेयर से जब गैस ले रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ये डस्ट पार्टिकल्स जब हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे तो हमें बहुत ही हार्म कर सकते हैं। इस केस में उनसे बचने के लिए क्या होता है कि हेयर उसको उसमें जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको वहाँ पे प्योर कर देता है, प्यूरिफाई कर देता है। उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन से निकलने वाले म्यूकस जो बाकी के जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको वो वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, और उसके बाद जो प्योर बचता है वो प्योर वहाँ से फिर आगे जाता है। तो नसल कैविटी के बाद यदि बात करें हम, तो नसल कैविटी के बाद में आता है ट्रैकिया। ओके, ट्रैकिया। अब देखो ट्रैकिया क्या होता है कि ट्रैकिया जो हमारा रेस्पिरेटरी पाइप होता है वो हमारा ट्रैकिया कहलाता है नॉर्मली, या इसको हम लोग विंड पाइप भी बोल सकते हैं या रेस्पिरेटरी पाइप भी बोल सकते हैं। ट्रैकिया जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है ब्रोंकी से, ठीक है। अब जैसे देखो हम लोग क्या करते हैं, मान के चलो कि यहाँ से हम लोग कोई सांस ऐसे करके अंदर लेगा, तो नाक से जैसे ही एयर क्या अंदर की तरफ गया ना, तो अंदर की तरफ में क्या हुआ, यहाँ पे हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन नसल कैविटी होता है, और यहाँ से जब ये अंदर की तरफ जाता है, इनहेल करता है, ठीक है, तो ये जो हमारा पाथवे होता है, ये पाथवे यहाँ पे वैसे करके जुड़ा हुआ होता है, और ये हमारा कहलाता है ट्रैकिया। अब ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया डिवाइडेड हो जाता है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। ये इस साइड में 3 पार्ट्स में, और आपका जो लेफ्ट साइड में 2 पार्ट्स में, और राइट साइड जो होता है राइट साइड में 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पर आपको हो गया डायफ्राम, ये आपका हो गया डायफ्राम। अब ये जो पार्ट्स होते हैं जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इन्हें ही हम लोग ब्रोंकी बोलते हैं। ये जो ब्रोंकी होते हैं, क्योंकि जो हमारा जो लंग्स होता है वो उसका काफी बड़ा स्ट्रक्चर इस तरीके से ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे करके हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो लंग्स होते हैं, इन लंग्स में बहुत सारे इस तरीके से ब्रोंकी जो हमारा मेनली यही होता है। इसके बाद में यहाँ पर सब पार्ट्स में इस तरीके से ऐसे करके जुड़े हुए होते हैं, जो कि इसके अलग अलग पार्ट्स तक ऐसे करके पहुँचता है, ठीक है, जो छोटे छोटे नर्व्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो नर्व्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकी से, अब देखो यहाँ पे तो नोज से होता हुआ जो गैसेज है वो ट्रैकिया से होता हुआ, ब्रोंकी से होता हुआ इन छोटे छोटे नर्व्स में चला जाता है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स जो होते हैं, ब्रोंकियोल्स जुड़े हुए होते हैं हमारे लंग्स के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जो कि एक सेल की तरह होता है, जो है हमारा एल्वियोली, ठीक है। ये जो है इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्यूबिका। ये एक सेल होता है, एक बैग या गुब्बारा लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये गुब्बारा लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो गैसेज होते हैं वो गैसेज अंदर की तरफ जाते हैं, और वहीं पे एक सेल ऑफ गैसेज है। तो नॉर्मल जब आज कोई एक्सटर्नल ब्रीथिंग की बात करें तो क्या हुआ कि नोज के थ्रू ये अंदर गया, गैसेज जो होते हैं वो लंग्स के फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो है एल्वियोली वहाँ तक पहुँच गया, और वहाँ पर पहुँचने के बाद क्या होता है कि अब वहाँ पर धीरे करके एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। मतलब जो अब वहाँ पर क्या है कि हम लोग जो गैस ले रहे हैं उसमें एटमॉस्फेयर से जो गैस है तो उसमें सारा गैस मिला हुआ है ना, ऑल गैस आर इंक्लूडेड। सो वहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस होता है वो ऑक्सीजन गैस इस एल्वियोली में एब्जॉर्ब होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो वहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस हमारा जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है जो एल्वियोली में होता है। फिलहाल जो हमारा एक्सटर्नल ब्रीथिंग में क्या है कि जब इनहेल हुआ तो ये पाथवे हुआ, और जब एक्सहेल होता है तो इसी का अपोजिट, यानी कि एल्वियोली से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स जो गैसेज होते हैं वो एल्वियोली से ब्रोंकी जाते हैं, ब्रोंकी से वापस ब्रोंकियोल्स जाते हैं, ब्रोंकियोल्स से ट्रैकिया में जाता है, ट्रैकिया से वापस नसल कैविटी, नसल कैविटी से नोज, और नोज से फिर वो एक्सहेल हो जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है ये हमारा एक्सटर्नल ब्रीथिंग कहलाता है। ओके, चलो हम लोगों ने देखा कि एक्सटर्नल ब्रीथिंग जो प्रोसेस होता है, ब्रीथिंग प्रोसेस में क्या होता है, कैसे ही करता है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट, वो है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब इसमें देखो क्या होता है कि जो गैसेस अभी तक इनहेल हुए थे वो गैसेस मैंने आपको बताया कि जो हमारा फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है एल्वियोली में, वहाँ पे ये एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, ऑक्सीजन वहाँ से, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से ये रिलीज होता है। तो
देखो होता क्या है यहाँ पर रियलिटी में कि हम लोग जब गैस लेते हैं एटमॉस्फेयर से तो जो गैस का जो नॉर्मल कॉम्बिनेशन होता है वो लेते हैं। तो जब हम लोग इनहेल कर रहे होते हैं तो यहाँ पे देखो इनहेल जब हम लोग करते हैं, इनहेल में क्या होता है कि हम लोग नाइट्रोजन गैस ले रहे हैं। ऑक्सीजन में एटमॉस्फेयर में तो सभी गैसेज हैं, तो नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना। तो नाइट्रोजन का देखो कि कॉम्पोजिशन क्या होता है, तो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी 0.03% पाया जाता है, और उसके अलावा अदर गैसेज भी होते हैं जो 0.97% पाए जाते हैं। जो हमारा कंपोजिशन ऑफ एयर है वो हमारे। लेकिन जब हम लोग एक्सहेल करते हैं, ठीक है, यानी कि जब हम लोग गैसेज को बाहर छोड़ते हैं, उस केस में देखो क्या होता है, जो नाइट्रोजन हम 70% लेते हैं वो 78% का पूरा छोड़ देता है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन हमारी जरूरत की चीज होती है, तो इसका कुछ पार्ट्स एब्जॉर्ब होता है, कुछ पार्ट्स जो है वो हमारा रिलीज हो जाता है। यानी कि हम लोग 100% ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से हमारा जो लंग्स का जो पार्ट्स है वो हमारा एब्जॉर्ब नहीं करता। मैक्सिमम 4 से 5% ही एब्जॉर्ब कर पाता है। बाकी का जो होता है 16 to 17% ऑक्सीजन ये गैसेस जो होते हैं ये एक्सहेल कर देता है, यानी कि रिलीज कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो बाकी का जो होता है क्या 4 to 5% ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज करते हैं, बाकी का 1% हमारा अदर गैस होता है, ठीक है। तो ये हमारा इनहेल प्रोसेस हो गया, एक्सहेल प्रोसेस हो गया। अब देखो इसमें हम लोग बात करते हैं कि एक्सचेंज कैसे होता है। तो देखो क्या मैंने आपको बताया क्या कि जो हमारा एल्वियोली है, ठीक है, एल्वियोली, ठीक है, एल्वियोली जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो ये जो एल्वियोली होता है असल में क्या होता है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका बलून होता है उस तरीके का स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे बलून्स लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर ब्लड्स भरे हुए होते हैं, और ब्लड जो होता है क्या होता है, ब्लड एक्चुअली में एल्वियोली के अंदर नहीं भरे हुए होते हैं, क्योंकि अब जो हम लोग बात करेंगे देखो ये क्या तुम्हारा लंग्स होता है, उस लंग्स में बहुत ही पतले पतले वेन्स और जो नर्व्स होते हैं वो नर्व्स क्रॉस करते हैं। तो देखोगे क्या कि जब कोई नर्व्स इस तरीके से क्रॉस करता है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये बहुत ही पतला हो जाता है, काफी थिन हो जाता है, ठीक है, काफी पतला काफी थिन हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, काफी थिन हो जाता है। अब यहाँ पर जो हमारा ये जो स्पेस बच रहा है ये छोटा सा एक बलून लाइक का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग एल्वियोली, ठीक है। अब देखोगे क्या कि जैसे ये गैसेज, ये पूरा गैस का कंपोजिशन जब यहाँ पे है तो ये जो हमारा नर्व्स है इन नर्व्स में ब्लड्स भरे हुए होते हैं, और ब्लड्स में पता है हम लोग ब्लड जो होता है वो हमारा मेनली 4 तरह का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो यहाँ पर जो आरबीसी होता है, आरबीसी में क्या होता है एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन, इसको हम लोग HB से डिनोट करते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड जो होता है वो रेड होता है। तो यहाँ पर देखोगे क्या कि ये जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, यानी कि HB, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है और कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है 2HBO, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये कंबाइन करके यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है। अब देखो इसमें होता है क्या है कि ये जो ब्लड्स है इन ब्लड्स में ये हमारा अनप्योर ब्लड्स होता है, यहाँ से इस तरफ से या किसी तरफ से मान लो इस तरफ से जो ब्लड्स आ रहे हैं वो अनप्योर ब्लड है। इसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड है, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड होता है इसे हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। मेनली देखोगे क्या बुक्स में लिखा हुआ होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हीमोग्लोबिन ही लेकर आता है, बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। ये जो होता है ये प्लाज्मा जो होता है हमारे ब्लड में वो इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर आता है, बट क्योंकि बुक्स में आपका एनसीईआरटी के बुक्स वगैरह में जो है ना हीमोग्लोबिन को ही देता है, हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। अब यहाँ पर देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स हो गया है, और यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन गैस और इसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो हमारा डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है,
डिफ्यूजन। अब देखो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे कि क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जो जाता है कोई भी एलिमेंट्स, तो वो हमारा कहलाता है ऑस्मोसिस, और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में यदि कोई आता है तो वो हमारा कहलाता है डिफ्यूजन। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जो है 21% मान लो कि इसके 10 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन होंगे, और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रहा है, ठीक है, CO2, इसके पास मान लो कि 4 मॉलिक्यूल्स होंगे, 4 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर ये क्या करता है कि ये जो ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं है कि ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगा, ब्लड में भी ऑक्सीजन होगा। तो हम मान लो कार्बन डाइऑक्साइड मेरा 10 मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेरा 4 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 4 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो हमारा 4 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये दोनों इक्वल होते हैं, मतलब क्या है कि ये 10 मॉलिक्यूल्स और ये 4 मॉलिक्यूल्स है, तो ये यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, 7 मॉलिक्यूल्स एंड 7 मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या है कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के इस ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए। क्लियर? ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स इस ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए, और सेम प्रोसेस यहाँ होता है। यहाँ पर जो 10 मॉलिक्यूल्स है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये इसके साथ में कंबाइन करता है, और ये 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज कर देता है। तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड भी 7 हो जाए, ऑक्सीजन भी 7 हो गया। तो जो लेवल है हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो यहाँ पे इक्वल हो जाता है। क्लियर? इस एल्वियोली के अंदर। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का जो वेरिएशन था उससे बढ़ गया। हालांकि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उनका लेवल बिल्कुल सेम हो गया, बराबर हो गया। अब ये जो हमारा है, फिर हमारा ऑक्सीजन जो है यानी कि ऑक्सीजन जो मिल गया, वो यहाँ से फिर वेन्स से होता हुआ चला जाता है। ठीक है, अब वेन्स होकर देखो क्या हमारे जो वेन्स या जो नर्व्स है ना, नर्व्स, वो हमारे फिर जो है ब्लड बॉडी के हर एक सेल तक पहुँचता है। ये हमारा थर्ड प्रोसेस आता है, तो हमारा थर्ड प्रोसेस की बात करते हैं, इसे इरेज कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा जो थर्ड प्रोसेस है इसमें, ठीक है, दैट इज सर्कुलेशन। सर्कुलेशन ऑफ गैसेस। इसमें देखो क्या होता है, जो गैस है वो गैस हमारा सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में। सर्कुलेट करने का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो भी एब्जॉर्ब हुआ, ऑक्सीहीमोग्लोबिन, वो हमारा सर्कुलेट करता है, और जो हमारा कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन है वो हमारा सर्कुलेट करता है। तो यहाँ पर देखोगे क्या कि ये जो हमारा गैसेस जो सर्कुलेट कर रहा है ना, वो क्या था, देखो अभी तो क्या था कि हमारा जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो हमारा लंग्स में हुआ। ठीक है, लंग्स में 2 नर्व्स कनेक्टेड होते हैं। एक जो होता है लंग्स से जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन कैरी करके यहाँ पर लेकर के आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो जो लंग्स से ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो कैरी करता है उसे हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, और ये पहुंच जाता है हमारे हार्ट में। ठीक है, हार्ट जो होता है वो हमारा छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है, 300 ग्राम का स्ट्रक्चर होता है हार्ट। ये क्या करता है, इस ऑक्सीहीमोग्लोबिन को यहाँ से पंप कर देता है और पहुंचाता है बॉडी के हर एक सेल्स में, हर एक कोशिकाओं में। और ये जो हार्ट से जो ये वेन्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ठीक है, सॉरी वेन्स करेगा मतलब यहाँ पर जो नर्व्स है इन्हें हम लोग बोलते हैं आर्टरीज। ठीक है, यानी कि ये जो आर्टरीज है ये क्या किया, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हर एक सेल्स तक पहुंचाता है। सेल्स में फिर रेस्पिरेशन का हमारा फोर्थ प्रोसेस जो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे वो होता है। और यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स हो जाता है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स जो गैस होता है वो अगेन फिर हार्ट में आता है। हार्ट में आते हार्ट क्या हमारा एक 4 चैम्बर का इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है। तो एक चैम्बर में हमारा ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरे चैम्बर में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जेनेटेड ब्लड चला जाता है। ठीक है, जो हार्ट का स्ट्रक्चर है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगला जो चैप्टर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा डिफाइन करके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो सेल्स है, सेल्स से जो कार्बोक्सीजेनेटेड ब्लड है यानी कि कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन है, वो यहाँ पर जो वेन्स होते हैं, वेन्स, वो वेन्स इसको कैरी करते हैं और कैरी करके यहाँ हार्ट तक पहुँचाते हैं। हार्ट में क्या होता है कि फिर से हार्ट ये जो होता है ये लंग्स के पास इसको फिर से ट्रांसफर कर देता है, और हार्ट से लंग्स तक जो कार्बन डाइऑक्साइड जेनेटेड ब्लड जो होता है उसको जो कैरी करता है उसे हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, तो इस तरीके का ये 8 टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। ये हमारा सर्कुलेशन ऑफ गैस है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा एनसीईआरटी के बुक में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो उसमें हम लोग इसको डिटेल में
इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है कि यहाँ से लंग्स जो है, लंग्स इसको कैरी करता है और कैरी करके यहाँ पर सेल्स तक पहुँचाता है। और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स जो ब्लड है, ठीक है, वो यहाँ से कैरी करता है, वेन से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ अगेन लंग्स में पहुँचता है। इस तरह से गैसेज जो है वो यहाँ पर सर्कुलेट होते रहते हैं। ओके, चलो हम लोग बात करते हैं हमारा जो लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट है इसका, वो हम लोग बात करते हैं हमारा देखो इंटरनल रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग भी कहते हैं इसको, या इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये हमारा मेनली दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। नंबर 1 जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मेरे जो कुछ फ्रेंड्स होंगे जो नीट की या मेडिकल की तैयारी कर रहे होंगे तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी वो पूछते भी है नीट्स वगैरह में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें। तो हमारा अब सेकेंड जो प्रोसेस है वो है मेरा देखो क्रेब्स साइकिल। ठीक है, देखो मैंने वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे एक चीज़ डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है उसे हम लोग बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने भी हमारे आसपास में एनिमल्स पाए जाते हैं वो सब के सब दोनों तरीके का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर देखो वही चीज़, हमारे जो ऑक्सीजन जो भी पहुँचे हैं, जो गैसेज पहुँच रहे हैं, है ना, सेल्स में, तो सेल्स में यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के एब्सेंस में दोनों तरीके का प्रोसेस होता है। तो जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ठीक है, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वो हमारा प्रोसेस क्या रहता है ग्लाइकोलाइसिस। इसे हम लोग एनएरोबिक प्रोसेस भी कहते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा जो हमारा प्रोसेस है हमारा क्रेब्स साइकिल है। ये हमारा क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और इस प्रोसेस को चूंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन भी इसको बोलते हैं। तो दो तरीके का एरोबिक और एनारोबिक। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हमारा एनारोबिक प्रोसेस है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया गया कि ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। अब इसमें देखो क्या होता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स होता है वो हमारा दो पार्ट्स है, जो जहाँ पे रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस होता है। तो जो पहला पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म है ये सेल के अंदर जो लिक्विड्स पाए जाते हैं, ठीक है, सेल के अंदर और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, between the nucleus and plasma membrane that's those liquids found, that is called cytoplasm। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो प्रोसेस होता है वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है, और टोटल एनर्जी बनता है। जो एनर्जी बनता है वो एनर्जी हमारा एटीपी के फॉर्म में, एटीपी का फुल फॉर्म देखो होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, मतलब क्या हो, फास्फोरस जो है, फास्फोरस के 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोरस दैट इज कॉल्ड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये हमारा एटीपी कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो देखो क्या होता है साइटोप्लाज्म में होता है क्या है कि जैसे कोई बिजनेस डील होता है, ठीक उसी तरीके से हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। अब देखो ये जो पूरा प्रोसेस होता है तो होल प्रोसेस होने में कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और कुछ ना कुछ एनर्जी बनेगा, रिलीज होता है, तो नॉर्मल जो नेचर होता है उसमें। तो जब ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होता है, इसमें देखोगे क्या कि होल प्रोसेस में 2 एटीपी एब्जॉर्ब होता है या खर्च हो जाता है। पूरा प्रोसेस होने में 2 एटीपी का एनर्जी लगता है। कोई भी पूछता है ग्लाइकोलाइसिस हो या क्रेब्स हो, इन दोनों प्रोसेस को कंप्लीट करने में 2 एटीपी लॉस होता है या खर्च होता है या यूज मान लीजिए कि प्रोसेस में एब्जॉर्ब हो जाता है। आफ्टर द प्रोसेस, जब पूरा प्रोसेस हो जाता है तो पूरा प्रोसेस होने के बाद ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपीज बनते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो 2 एटीपी बना पूरा
ये एब्जॉर्ब होने के बाद 2 एटीपी, यानी कि टोटल 4 एटीपी यहाँ पर बनते हैं, 4 एटीपी, जिसमें से 2 एटीपी एब्जॉर्ब हो गया प्रोसेस में और 2 एटीपी हमारा लेफ्ट बचा। ये जो बचा ये हमारा एक्चुअल एनर्जी है जो हमारे बॉडी के या सेल्स के काम में आता है। तो हमारा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हो गया, इसको इरेज कर लेते हैं, उसका क्रेब्स साइकिल हम लोग करते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अब देखो क्रेब्स साइकिल क्या है, दिस इज एन एरोबिक प्रोसेस, इट इज ऑकर्स व्हेन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। अब ये होता कहाँ पे है, तो देखो ये होता है आपके अंदर सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जिन्हें पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, यहाँ पे एनर्जी बनता है। आप लोग ऑलरेडी जो पिछले क्लास में जब आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज एनर्जी इज फॉर्म और मेक इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, बट हाउ, ठीक है। तो वहां पर इसकी बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में देखो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी बनता है। अब इसमें देखो क्या होता है कि जो हमारे ग्लूकोज है, ग्लूकोज सिंथेलाइज होते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एनर्जी बनाते हैं। तो जो इक्वेशन हमारा बनेगा वो देखो C6H12O6, ये हमारा देखो क्या ग्लूकोज है, ठीक है। कहीं कहीं पे इसको पायरुवेट भी आपको शो करता है, तो पायरुवेट में आपको ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। जो पायरुवेट होता है वो इसी का एक मॉलिक्यूल्स होता है, उसमें क्या होता है इसका हाफ लिस्ट होता है, तो C3H6O3 हो जाएगा, यानी कि हाफ जो होता है वो हमारा पायरुवेट कहलाता है, हमारा फुल जो है वो हमारा ग्लूकोज कहलाता है, ठीक है। तो यदि इसमें पायरुवेट लेके चलेंगे तो इसका हाफ कर लेंगे, सारा चीज का हो जाएगा। तो हमारा ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सिंथेलाइज होता है, और सिंथेलाइज होने के बाद में ये 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनाता है, पानी के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं इससे, और प्लस में जो है टोटल एनर्जी बनता है वो आपका 48 एटीपी एनर्जी बनता है। इस एनर्जी को हम लोग एज अ जूल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टोटल जो जूल होता है वो आपको 30.5 जूल एनर्जी यहाँ पर बनता है, ठीक है, 30.5 जूल एनर्जी। अब इसमें देखो क्या होता है कि मैंने आपको बताया क्या ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सिंथेलाइज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है, बहुत सारे वहाँ पर देखोगे जो आपके रोप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, उन्हें हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैट्रिक्स में ही ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, वाटर बनता है, 38 एटीपी बनता है। अब यदि हम इन एटीपीज की बात कर ले तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया क्या कि 2 एटीपी खर्च होता है। ग्लाइकोलाइसिस में कुल 4 एटीपीज बने जिसमें 2 एटीपी एब्जॉर्ब हुआ और 2 एटीपी हमारा एनर्जी बचता है। यहाँ पर जो 38 एटीपी टोटल बन रहा है इसमें भी 2 एटीपी पूरा प्रोसेस होने में खर्च हो जाता है, और जो हमारा लेफ्ट बचता है या जो रिमेन होता है वो हमारा हो गया कितना, तो भाई 36 एटीपी, यानी कि जो टोटल एटीपी बने को हमारा 36 एटीपी एनर्जी रिमेन्स बचता है, ठीक है। ये हमारा देखो क्रेब्स साइकिल था। अब यहाँ पर एक चीज और क्वेश्चन आता है कि ये जो हमारा क्रेब्स साइकिल है इसे हम क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं, व्हाई? तो रीजन देखो क्या होता है कि इस प्रोसेस को सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था जिनका नाम था डॉक्टर हेंस क्रेब्स, ठीक है, डॉक्टर हेंस क्रेब्स। तो ये जो हेंस क्रेब्स थे डॉक्टर, इन्हीं के सम्मान में इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्रेब्स साइकिल कहते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस बताया ह्यूमन बीइंग में, इसी तरीके से बहुत सारे एनिमल्स के अंदर भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो आपका ये पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो गया। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिगार्डिंग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो मैं आपको डिस्कस करूँगा। तब तक आप लोग मेरे इस वीडियोस को देखते रहिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए, कीप एंजॉयिंग से। और जो हमारे लेटेस्ट वीडियोस है उस वीडियोस को पाने के लिए टाइम पर जो आपको मिल जाए, इसके लिए आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है ज्ञानार्जन शैली, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो बेल आइकन है उसको ऊपर क्लिक कीजिए ताकि जो लेटेस्ट वीडियो वो आपको इमीडिएटली मिल सके। ओके, तब तक कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ।